नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भारत का भूगोल में वन उत्पाद और वनों का संरक्षण। वन उत्पाद और वनों से जो प्राप्त उत्पाद है उनकी उपयोगिता। तो वनों से हमें ईंधन की लकड़ी, इमारती लकड़ी, काठ, कोयला के अतिरिक्त अनेक अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों में मुख्य रूप से है बांस, बेंत, तेंदुपत्ते, घास, तेल, राल, लाख, गोंद, औषधीय बूटी, चर्म शोधन की सामग्री, रंग, शहद, मोम, सब्जियां, फल, जड़ें और कंद। सबसे पहले हम देखते हैं बांस। बांस कहाँ पर, किस इलाके में ज़्यादा होता है और बांस का क्या उपयोग है। तो बांस है वो अधिकांश मानसून प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बांस का उपयोग है वो अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे टोकरी बनाने के लिए, छाजन निर्माण, कागज और लुगदी बनाने में। भारत में 100 से अधिक किस्मों की बांस पाई जाती है और भारत में मुख्य रूप से बांस का उत्पादन मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों में किया जाता है। और इसके अलावा इन राज्यों में बांस के द्वारा सजावट के लिए अनेक वस्तुएं भी बनाई जाती है, जैसे गमला, ट्रे, कलश और विभिन्न प्रकार के आभूषण। मिजोरम के लोगों के लिए तो ये बांस का उपयोग सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए जो चेरो नृत्य है, या इसको बांस का नृत्य भी बोलते हैं। बेंत बेंत मुख्य रूप से असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू कश्मीर के नम और आर्द्र वनों में पाया जाता है। इसका उपयोग डोर, रस्सी, चटाई, बैग और टोकरी बनाने में किया जाता है। तेंदू मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग है वो बीड़ी बनाने में होता है। घास। भारतीय वनों में अनेक प्रकार की घास पाई जाती है, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार की घास है सवाई घास, जो कि अर्ध हिमालय तराई प्रदेश में पाई जाती है। एलिफेंट घास असम में पाई जाती है। खसखस घास भरतपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाने वाली खसखस घास का उपयोग गर्मी के दिनों में ठंडे पर्दों के लिए भी किया जाता है। तेल। विभिन्न प्रकार के वृक्षों से हमें तेल भी प्राप्त होता है। यूकेलिप्टस, चमेली, खसखस, लेवेंडर, चंदन, तारपीन, जायफल, इन सब से तेल प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा वनों से हमें कपूर, लौंग ये भी प्राप्त होते हैं। औषधीय बूटी और पौधे। भारत के वनों में अनेक प्रकार के औषधीय पौधे, बूटी और वृक्ष पाए जाते हैं। विभिन्न पौधों और झाड़ियों के पत्ते, तने, फूल, फल, छालें, जड़ों और बीजों का इस्तेमाल कच्चे पदार्थ के रूप में अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। सर्पेंटाइन की जड़ें सांपों और कीड़ों के काटने पर विषहर का काम करती है। पर्वतीय तेंदू वृक्ष, स्पेनिश चेरी, लोध वृक्ष, इंडियन रेडवुड, अशोक और अर्जुन की पेड़ है, उनकी छालों का औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है। इसी तरह केसर, नागकेसर के फूलों, बेल, तेजपत्ता, धनिया, जीरा, सौंफ, आंवला, अफीम, पीपरा, मूल, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, इनके फलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। चपड़ा या सलेक, ये केरिया लेका नाम के कीड़े द्वारा स्रावित किया जाता है, जो परपोषी वृक्ष जैसे कि पलास, पीपल, कुसुम, गुल्लार, सीरस और बरगद के रस के द्वारा पोषित होते हैं। ये वृक्ष व्यापक रूप से गंगा के मैदान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और असम में पाए जाते हैं। विश्व में लाख के उत्पादन में भारत का एकाधिपत्य है। इसका उपयोग रेशम की रंगाई में, चूड़ियाँ, रंग, युद्ध सामग्री, पटाखे,
ग्रामोफोन के रिकॉर्ड, विद्युत रोधक सामग्री, प्लास्टिक ढांचे बनाने के लिए किया जाता है। राल या रेजिन। राल फेनिओरोगेमिक प्रजाति के वनस्पति का निस्राव है। ये पीले रंग का ठोस पदार्थ है जो जल में घुलनशील नहीं है परंतु एल्कोहल में घुलनशील है। हिमालय के शंकुधारी पाइन अर्थात चीड़ के वृक्षों से राल का एकत्रीकरण वाणिज्यिक दृष्टि से किया जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में, कागज और कपड़ों को चिकना करने के लिए भी किया जाता है। गोंद। गोंद वनों से प्राप्त होने वाला उत्पाद बबूल, केरोब, कटीरा इनसे प्राप्त किया जाता है। इसका इस्तेमाल चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में, कपड़ों के परिष्करण में, रंग और मिश्री उद्योग में और दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। चर्म शोधक और रंग या रंजक। चर्म शोधक का इस्तेमाल खालों, चमड़ों में प्रोटीन स्कंदन के लिए किया जाता है ताकि प्रतिरोधी चमड़े का उत्पादन किया जा सके। हल्के वनस्पति चर्म शोधकों की प्रधानता चमड़ों के उत्पादन में देखी जा सकती है। चर्म शोधक मुख्य रूप से मैंग्रोव, सुंदरी वृक्ष, सुमेक, अर्जुन, बेर, अम्बाड़ा, चेस्टनट की छालों से और दुमिया के पत्तों से प्राप्त होता है। डाई या रंजक एक रंगीन यौगिक है। कपड़ों पर इस यौगिक को लगाने से ये साबुन और पानी से नहीं धुलते और न ही इन कपड़ों का रंग धूप में खराब होता है। भारत के वनों में लगभग 150 रंजक प्रदान करने वाले वनस्पति है, लेकिन अभी तक मात्र कुछ का ही उपयोग किया गया है। कत्था। कत्था खेर वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और बिहार में पाया जाता है। इसके महत्वपूर्ण कारखाने बरेली उत्तर प्रदेश और शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। वनों से विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां भी प्राप्त होती है। जामुन, बेल, बेर, गुलार, कटहल, आंवला, इमली, खिरनी, करौंदा, खजूर, चिलगोजा, अरवी, रतालू, इस प्रकार ये मुख्य रूप से हमें वनों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे शहद, सींग, मधुमेह और लोम ये प्राप्त किए जाते हैं। वन तथा जलवायु। जलवायु, तापमान और वृष्टिपात की दृष्टि से वन प्रत्यक्ष रूप से और गैर मौजूदगी से भी प्रभावित करते हैं। ये कहा जाता है कि किसी प्रदेश में अधिक वन होने पर वहाँ वर्षा भी अधिक होगी और जहाँ पर वनों की कमी होगी वहाँ वर्षा भी कम होगी। वनों का संरक्षण। वनों की उपयोगिता, उनकी सामाजिक प्रासंगिकता और जलवायु में उनके महत्व की चर्चा हम देख ही चुके हैं। वन संसाधनों का संरक्षण है वो हमारे उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। वनों के संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय अपनाने चाहिए। वन रोपण। वृहद पैमाने पर वन रोपण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जिसका मुख्य बल है वो जलाने के लिए लकड़ी, इमारती लकड़ी, घास और छोटे वृक्षों के उत्पादन पर होना चाहिए। इससे निम्नीकृत और निरावर्त भूमि है उसको पहले ढका जा सकेगा। इसके अलावा सड़कों, रेल मार्गों, नदियों, नहरों, झीलों और तालाबों के किनारे वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। शहरी प्रदेशों में हरित पट्टी का विकास और सामुदायिक भूमि पर भी वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ग्राम सभा की भूमि पर सामुदायिक वन का विकास किया जाना चाहिए। ग्रामीणों को सस्ते दर पर ऋण देना ताकि वो निम्नीकृत वन को पुनर्जीवित कर सकें। वनों में कृषि का अतिक्रमण एक दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए, अर्थात वनों को काट करके कृषि करने एक दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। स्थानीय लोगों के प्रथागत अधिकार और सुविधाओं को वनों की वहन क्षमता को पार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जैसे कि वनों में पशुओं को चराना या वहाँ से जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त करना या चारा एकत्रित करना। ग्रामीण जनसंख्या को जलाने के लिए लकड़ी और इसके अलावा जो अन्य उत्पाद है उनके लिए वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए। विकास की परियोजनाएं जिसमें खनन, औद्योगिक गतिविधियां शामिल है
उनको इस तरह से योजनाबद्ध किया जाना चाहिए कि वे वन पारिस्थितिकी तंत्र को न्यूनतम क्षति पहुंचाए। खनन अनुबंधों में खनन की समाप्ति के बाद पुनर्वनरोपण की आवश्यक शर्त भी होनी चाहिए। उद्योगों को प्रदूषण विरोधी उपाय अपनाना चाहिए ताकि वनों की क्षति को नए रोपण द्वारा पूरा भी करना चाहिए। जनजातीय और स्थानीय लोगों को वनों की सुरक्षा, पुनर्जीवन और प्रबंधन में प्रत्येक रूप से शामिल होना चाहिए। स्थानांतरित कृषि को धीरे धीरे वेदिका कृषि और फलोद्यान विकास और वनवर्धन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अर्थात जो स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है उसको सीढ़ीदार खेत बना करके भी उस कृषि को करना चाहिए। वनों के आग की घटनाओं को नियंत्रित और कम करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जानी चाहिए। कृषि विश्वविद्यालयों में वानिकी पर और अधिक अनुसंधान होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा और अधिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। वानिकी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण भाग के रूप में होना चाहिए। वनों को पीड़क जंतुओं और बीमारियों से बचाना चाहिए। इसके लिए वृक्षों को छांटना या उन पर विभिन्न प्रकार की दवाइयों का छिड़काव नियमित रूप से करना चाहिए। वन विभाग और सरकार के अन्य विभागों के बीच संपूर्ण समन्वय, जिससे वनों का प्रभावी और विवेकपूर्ण उपयोग हो और उनका संरक्षण हो सके। लोगों को वन महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और चिपको आंदोलन के बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए। वनों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। वनों को मात्र चिरस्थायी संसाधन या राजस्व स्रोत नहीं मानना चाहिए। वनों का नियोजन और उनका संरक्षण न केवल सरकार का बल्कि पूरे देश के नागरिकों का दायित्व है। वनों के सामाजिक महत्व के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो दृश्य और सर्वे पर आधारित हो, प्रदर्शन, सेमिनार और कार्यशालाएं होनी चाहिए। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का गठन 1987 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत हुआ था। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के तहत निम्नलिखित वानिकी संस्थान काम कर रहे हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, केंद्रीय शुष्क प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, वर्षा और आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान जोरहट में, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर में, उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर, वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला में, वन उत्पादकता केंद्र रांची, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण केंद्र इलाहाबाद।